सिर्फ मिर्च खाने वाला ससुराल। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक मिर्च से ऐसा होगा। और हम तो कभी कभी ही मिर्च की चटनी बनवाते थे। सब्जी में तो हल्की फुल्की मिर्च ही ज्यादा होती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ नॉर्मल रखा है, लेकिन मैं आपकी फितरत अच्छे से जान गई कि आपने ऐसा क्यों किया था। एक जान खतरे में चली गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी से आपको इतनी परेशानी होगी कि आप उसके साथ ऐसा करेंगी। मैं आज इसी वक्त अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। आज के बाद हमारी बेटी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है और हमारी बेटी भी यहाँ पर नहीं आएगी। चलो मेरी बच्ची, घर चलते हैं। प्रीति एक बहुत ही गहरे सदमे में चली गई थी। वो बेचारी इस समय कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। इतना सब होने के बाद जब प्रीति को उसके घर वाले साथ ले जाते हैं, तब रोहन का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसने आप लोगों के लिए हमेशा कितना कुछ किया। अरे हर छोटी चीज में खुश रहती थी वहां पर, लेकिन अब जानबूझकर उसके साथ ऐसा करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बेटा मेरी बात का यकीन कर, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है मम्मी, अब सब खत्म हो गया। आज के बाद मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। इतना कहकर रोहन वहां से गुस्से में चला जाता है। आखिर एक मिर्च की वजह से ऐसा क्या हुआ था जो 2 परिवार टुकड़ों में बंट गए? जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कॉलेज गेट के बाहर। अरे यार, रोहन पता नहीं कहाँ रह जाता है। इतनी देर लगा दी इसने। अभी कह रहा था कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, पता नहीं हमेशा कहाँ गायब हो जाता है। सच कहूँ तो इस रोहन पर मुझे कभी विश्वास नहीं होता है। कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तभी दूर से रोहन दौड़ता हुआ रजत के साथ आता है। हेलो मैं आ गया। अरे तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैंने सोचा इतनी गर्मी हो रही है तो क्यों ना सबके लिए आइसक्रीम ही ले जाऊं। अरे वाह, आइसक्रीम! ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। गर्मी हो या सर्दी, मुझे हमेशा आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। रोहन से आइसक्रीम लेकर सभी आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रीति आइसक्रीम की पहली बाइट लेती है। अचानक से चिल्लाती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके कानों से भी धुआं निकल रहा था। ओह माँ, मर गई मैं तो। हाय राम, कितनी ज्यादा मिर्ची है इसमें। प्रीति की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे प्रीति, कैसी बातें कर रही हो तुम? आइसक्रीम में भला मिर्ची कैसे हो सकती है? लेकिन मेरी आइसक्रीम में बहुत ज्यादा मिर्च है। प्रीति का लाल चेहरा देखकर रोहन जोर जोर से हंसने लगता है। तुम बिना प्रीति, तुम्हारा कैसे बंदर की तरह लाल चेहरा हो गया। एकदम क्यूट बंदरिया लग रही हो तुम। इतनी तो मिर्ची भी नहीं है इसमें जितना तुम चिल्ला रही हो। इसका मतलब तुमने इसके अंदर मिर्ची डाली है। अरे बिल्कुल सही कहा। मेरे अलावा ये काम और कौन कर सकता है? तुम पागल हो गए हो रोहन? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि प्रीति जरा सी भी मिर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये सब जानने के बाद प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो आइसक्रीम फेंक कर सीधा रोहन के मुंह पर मारती है। You bloody idiot, you fool! तुम बहुत बुरे हो। आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद अरिस ने मेरे मुंह पर आइसक्रीम क्यों फेंक दी? उसके बाद नेहा भी अपनी आइसक्रीम रोहन के मुंह पर फेंक मारती है। क्योंकि तुम इसी लायक हो। मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। बहुत बुरे हो तुम। और वहां से नेहा भी गुस्से में प्रीति के पीछे चली जाती है। अरे कमाल है, दोनों मेरे मुंह पर आइसक्रीम फेंक कर चली गई। क्योंकि तुमने ऐसी हरकत जो की है और तुम्हें प्रीति को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। एक तरफ तुम कहते हो कि प्रीति को तुम बहुत पसंद करते हो और दूसरी तरफ तुम हमेशा उसे परेशान करते रहते हो। तुम्हें पता है ना, प्रीति के साथ समय बिताना और उसे छेड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसीलिए थोड़ा परेशान करता रहता हूँ, क्योंकि शुरू से ही हम दोनों की शुरुआत ही ऐसी हुई थी। हाँ, लेकिन पहले की बात अलग थी और कोई भी चीज़ लिमिट में हो अच्छी लगती है। मिर्ची से तो प्रीति को बहुत एलर्जी है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह रजत और रोहन भी बात करके वहां से चले जाते हैं और घर आने के बाद रोहन प्रीति को बहुत कॉल करता है, लेकिन प्रीति एक भी कॉल पिक नहीं करती। मिस्टर रोहन, कितने भी फोन कर लो, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करने वाली। मेरे मुंह में कितने सारे छाले हो गए। मुझे मिर्च बिल्कुल भी सूट नहीं करती। उसके बावजूद तुमने मेरे साथ ऐसा प्रैंक किया। हाँ। तभी सुनीता प्रीति के कमरे में आती है। बेटा आ जाओ, खाना खा लो। प्रीति अपने परिवार के साथ नीचे खाना खाने आती है। प्रीति खाना खा रही थी, लेकिन उसे खाने में मिर्च लगती है। मम्मी, इसमें तो बहुत मिर्च है। लेकिन बेटा, इसमें तो मैंने ज्यादा मिर्च डाली ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए उबली हुई दाल ला देती हूँ। मैंने अलग निकाल कर रखी थी। सुनीता दाल लेने रसोई में जाती है। क्या बात है, आज सब्जी में ज्यादा मिर्च नहीं है? तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? फिर से तुम्हारे पेट में परेशानी तो नहीं हो रही? ऐसा नहीं है, मेरे मुंह में छाला हो गया है, जिसकी वजह से मुझसे अभी मिर्च नहीं खाई जा रही।
सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह प्रीति तैयार होकर कॉलेज जाती है। जैसे ही प्रीति और नेहा क्लासरूम का दरवाजा खोलती हैं तो बहुत सारा पाउडर उन दोनों के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसके बाद क्लास में सभी उनके ऊपर हंसने लगते हैं। रोहन मास्टरमाइंड को मानना पड़ेगा, कितना अच्छा प्रैंक था। सामने दो जोकर खड़ी है या कहो चुड़ैल। इसके बाद पूरी क्लास और जोर से हंसने लगती है। ठीक सामने रोहन बैठा था, जिसे प्रीति और नेहा गुस्से से घूर रही थी। तब प्रीति बहुत तेज चिल्लाकर कहती है, रोहन। सामने बैठा रोहन गहरी सांस लेते हुए, बाप रे, आज तो मेरी शामत आई है। बहुत अच्छे वाली, आज तुम्हें ऐसा प्रैंक करना जरूरी था। अरे लेकिन ये तो आज उसे टकने के लिए था। दोनों आज इतनी जल्दी आ जाएंगे, मुझे क्या पता था। तब प्रीति और नेहा गुस्से में रोहन के सामने आती हैं। कल की हरकत करने के बाद तुमने आज फिर हमारे साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुमने हमें पूरी तरह भूतनी बना दिया है और हर कोई क्लास में हमारे ऊपर हंस रहा है। तुम्हारी वजह से कल मुझे इतने छाले हो गए और मुझसे ठीक से खाना भी नहीं खाया जा रहा। यहाँ पर तुम्हारी कसर पूरी नहीं हुई तो तुमने और भद्दा मजाक किया। प्रीति देखो, मुझे माफ कर दो, सच में तुम्हारे लिए नहीं था। मैंने तो ये सब किसी और के लिए किया था, लेकिन उससे पहले तुम क्लास में आ गई। मैं तो तुम दोनों को कॉल कर रहा था, तुम दोनों मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। बस करो, अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, यू फूल। हाँ बिल्कुल, मैं गुलाब का फूल हूँ तुम्हारे लिए, या कहो मूर्ख वाला फूल हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है और अगले 2 दिन तक वो कॉलेज नहीं आती। रोहन उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन प्रीति ने उसे ब्लॉक कर दिया था। यार, आज भी कॉलेज नहीं आई है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। एक बार तो उसे कॉल कर दो। अरे तेरे कहने पर 10 बार कॉल कर चुका हूँ, मेरा भी कॉल नहीं उठा रही है। तुझे पहले ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब क्या फायदा। अरे बार बार मुझे लेक्चर सुनाने की जरूरत नहीं है तुझे। कब से हर कोई बस मुझे लेक्चर ही सुनाई जा रहा है। अब मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ, करना क्या है? जैसे ही देखे तब तक माफी मांगता रहे, जब तक माफ ना करे। और इस बार तो उसे अपने दिल की बात भी कह दियो ना। अगले दिन प्रीति कॉलेज में आती है और रोहन उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। प्रीति, अब प्लीज मुझे माफ कर दो, कब तक मुझे ऐसे परेशान करती रहोगी? रोहन उसके सामने आकर कान पकड़कर माफी मांगता है। मैं जानता हूँ मिर्च खाने से तुम्हें बहुत परेशानी है, आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा। फिर भी प्रीति रोहन की किसी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है और प्रीति उसे पूरी तरह इग्नोर करती रहती है। एक दिन प्रीति और नेहा क्लास में बैठी थी कि तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और रोहन अंदर आता है, जिसके बाद बहुत सारा पाउडर उसके ऊपर गिर जाता है और पूरी क्लास जोर से हंसने लगती है। क्या तुम वही देख रही हो जो मैं देख पा रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? सबके साथ प्रैंक करने वाला रोहन आज भला किसी के प्रैंक में कैसे फंस सकता है? बात तो ये सच में हैरानी वाली ही है। पूरा गंदा होने के बाद रोहन प्रीति के सामने आता है और कान पकड़कर माफी मांगता है। अब तो मुझे माफ कर दो, जैसा प्रैंक मैंने तुम्हारे साथ किया था, हालांकि गलती से ही किया था, वैसे ही मैंने अपने साथ कर लिया। अब तो माफ कर दो यार। अच्छा, तुमने खुद किया? वही मैं सोचूं कि कोई और तुम्हारी तरह इतना वेला कैसे हो सकता है। अच्छा ठीक है, माफ किया। इतना ड्रामा मत करो सबके सामने, लेकिन आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद रोहन प्रीति के साथ अच्छे से रहने लगा और दोनों की दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद एक दिन रोहन प्रीति को रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ पर चारों तरफ सुंदर फूलों और बैलून से सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। वाह, सब कितना सुंदर है। हाँ, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें आज अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। पहली बार देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई थी। रोहन अपने दिल की सारी बात कहता है। और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं। प्रीति का ऐसा जवाब सुनकर एक बार रोहन की सांसें थम जाती हैं। फिर प्रीति हंसते हुए कहती है, देखो तो कैसे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ बाबा, मेरी तरफ से हाँ है। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, तुमने कितनी देर कर दी। इस तरह रोहन और प्रीति की तो बात पक्की हो जाती है और कुछ दिन बाद प्रीति रोहन को अपने घर वालों से मिलवा देती है। अब बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन बेटा हमारी बच्चे का ध्यान रखना। हमने बड़े प्यार से अपने बच्चे को पाला है। जी अंकल जी, बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीति का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो ठीक है, फिर तुम इसी महीने अपने घर वालों को बुला लो, तो हम आगे शादी की बात कर लेते हैं। प्रीति के घर वाले से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रोहन घर आता है। रात को जब साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं
देखो, मैंने आज हरी और लाल मिर्च दोनों की ही चटनी बनाई है। सूखी लाल मिर्च की चटनी खाने के बाद तो पसीने छूटने वाले हैं सबके। मिर्च का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कितने दिनों बाद आज आपने चटनी बनाई है माँ। हाँ तो चलो खाना शुरू करते हैं। सब खाना खाना शुरू करते हैं और साथ में रोहन इस बारे में अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसके घर वालों को ऐतराज होता है। बिल्कुल नहीं, हम उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहते। लेकिन मम्मी क्यों? अरे हम लोगों का स्टेटस बिल्कुल भी मैच नहीं करता। लड़की अमीर परिवार से है और हम इतने अमीर नहीं हैं। इतनी अमीर लड़कियों के अलग नखरे होते हैं, वो कहाँ हमारे परिवार को समझ पाएगी और हमारे परिवार को अच्छे से रख पाएगी। हाँ बेटा, तुम्हें उनसे बात करने से पहले एक बार हमसे तो बात कर लेनी चाहिए थी। तुम्हारे ताऊ जी ने एक रिश्ता बताया है, हम तो सोच रहे थे कि वहीं पर तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर देंगे। वहाँ पर मैं आगे बात करने के बारे में सोच रहा था, अब हम उन्हें मना नहीं कर सकते। पापा, आप वहाँ से बात करने के बारे में सोच रहे थे, अभी बात हुई नहीं है वहाँ पर, वहाँ का कैंसिल हो सकता है। लेकिन मैं प्रीति के घर वालों से मिल चुका हूँ और उन्हें कोई एतराज नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों भी मेरी शादी के लिए मान जाइए, वरना मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर रोहन खाने के टेबल से उठकर वहाँ से चला जाता है। लो जी देख लो, आजकल के बच्चों के तेवर कितने बढ़ते जा रहे हैं। बस अपना फैसला सुना दिया और जिद पूरी करने के लिए धमकी भी दे दी। बस फिर हो गया इनका काम। मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाली। मानना तो पड़ता ही है। रोहन की जिद के आगे उसका परिवार भी झुक जाता है और प्रीति के घर पर रिश्ते की बात करने पहुंच जाता है। तो बेटा, तुम्हें सब खाना बनाना अच्छे से आता है ना? और हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को अच्छे से बांध कर रख सके, परिवार की जरूरतों को समझे। जी, मुझे खाने में सब बनाना आता है। तो ठीक है, फिर हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। इस तरह दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। दोनों के कुछ महीने की बाद की डेट निकल जाती है। दिन गुजरते हैं। प्रीति और रोहन दोनों अपनी जॉब में बिजी हो जाते हैं और देखते ही देखते शादी के दिन नजदीक आते हैं। दोनों ही घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। रोहन के घर में अरे अरे, इतने महंगे फूल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है शादी में? मम्मी, भैया की शादी है और जिंदगी में एक बार ही शादी होती है, तो हमें ठीक से और धूमधाम से तो शादी करनी ही होगी। तेरे भाई ने कौन सा तीर मारा है जो हम उसकी शादी में इतना पैसा फूकेंगे? सस्ते से सस्ते काम करवाना है हमें। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, सब कुछ हमें देखकर करना होगा। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। शांति थोड़ी कंजूस किस्म की औरत थी, इसीलिए वो किसी भी चीज में ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। आज प्रीति की हल्दी की रस्म थी। सभी महिलाएं ढोलक बजा रही थी और गीत गा रही थी। हल्दी लगाओ रे सखी, सखी रज रज हल्दी लगाओ, धीरे धीरे लगाओ सखी, बना बनी को लगाओ हल्दी। ढोलक बजाकर सभी उस पर नाच रही थी। इस तरह दोनों तरफ खूब तैयारी चल रही थी। शाम को प्रीति की मेहंदी की रस्म भी शुरू हो जाती है। जरा रोहन का नाम छुपा कर लिखवाना, वो आसानी से ढूंढ ना पाए। इस तरह प्रीति को मेहंदी भी लग जाती है। फिर अगले दिन रोहन की बारात प्रीति के घर आ रही थी। आखिरकार बारात आ जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों के फेरे हो जाते हैं। शादी संपन्न होने के बाद प्रीति विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां पर उसकी ननद रिया आरती की थाली से उसकी आरती करके उसका घर में स्वागत करती है। उसके बाद प्रीति दाएं पैर से कलश गिराती है और घर में प्रवेश करती है। रात को अपने कमरे में प्रीति कपड़े बदलकर बिस्तर पर आराम से बैठ जाती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर प्रीति नीचे आती है। बड़ी जल्दी उठ गई। जी मम्मी जी, आज पहली रसोई है। चलो, तुम्हें कम से कम थोड़ा बहुत तो सेंस है। मुझे लगा था तुम्हें इतना भी नहीं पता होगा। शांति प्रीति को ताना कसती है, लेकिन प्रीति बात को ज्यादा दिल पर नहीं लेती और पूछती है, वो मम्मी जी बताइए, मुझे आज खाने में क्या बनाना है? एक काम करो, आलू की पतली सब्जी बना दो और उसके साथ थोड़ी सी पूरी बना देना। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत पहले मीठे से होती है, इसलिए सबसे पहले आटे का थोड़ा हलवा बना देना और कुछ भी ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर वेस्ट मत करना। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद प्रीति रसोई में जाती है और सबसे पहले वो मीठे से शुरुआत करती है। एक कढ़ाई में घी डालकर उसमें आटा डालकर उसे भूनना शुरू करती है। उसके बाद उसमें थोड़ा पानी और चीनी डालकर उसे अच्छे से घुमाने लगती है। काफ़ी देर पकाने के बाद हलवा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद प्रीति थोड़े आलू लेती है और उन्हें अच्छे से पानी से धो लेती है। आलू को अच्छे से धोने के बाद वो कुकर में उन्हें डालकर उबालने के लिए एक चूल्हे पर रख देती है। फिर वहीं दूसरी तरफ परात में आटा गूंथना शुरू करती है। चलो, आटा भी तैयार हो गया और टाइट ही आटा होना चाहिए पूरी के लिए। तो
अब प्रीति पहले उबले हुए आलू को छील लेती है और साथ में प्याज, टमाटर, मिर्च भी काट लेती है। फिर वहीं कढ़ाई में तेल, मिर्च, मसाला डालकर उसे अच्छे से फ्राई करके उसमें उबले हुए आलू डालकर आलू की पतली सब्जी बना लेती है। दूसरे चूल्हे पर वो दूसरी कढ़ाई लेकर उसमें तेल गर्म करती है और गर्मा गर्म पूरियां तलना शुरू करती है। खाना बनने के बाद सबको परोसा जाता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। असली तो खाना खाने के बाद पता चलेगा कि सिर्फ खुशबू ही अच्छी आ रही है या सच में खाना अच्छा है। अब शांति पहला निवाला तोड़कर जैसे ही खाती है तो मुंह बनाते हुए कहती है, छी, कितना गंदा खाना बनाया है। तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, जरा सी भी मिर्च नहीं है खाने में। हम कोई अस्पताल में मरीज नहीं है जो हमें इतना फीका खाना खाने को दे दिया है। माफ करना मम्मी जी, हमारे घर में ज्यादा तीखा खाना नहीं खाते ना, इसीलिए मुझे आदत नहीं थी। मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। अब क्या करोगी भला तुम? कुछ भी करोगी तो खाना खराब हो जाएगा। अब क्या फायदा भला? हमारा सारा मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं मम्मी, एक दिन एडजस्ट कर लो ना। अभी प्रीति घर में नई आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ बस ले साइड, जोरू के गुलाम कहीं के। तू तो बस उसी की साइड लेगा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, बस मैं तो कह रहा था कि हमें प्रीति को थोड़ा टाइम देना चाहिए। पता नहीं कैसा जादू करके बैठी है मेरे बेटे के ऊपर, उसी के ताल में ताल मिला रहा है। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एक काम कर, अभी फ्रिज में थोड़ी सी हरी मिर्च की चटनी बची है, वही ला कर दे दे। मैं तो उसी के साथ खा लूंगी। प्रीति रसोई में जाती है और हरी मिर्च की चटनी लाकर सबको देती है। उसके बाद सभी हरी मिर्च के साथ अच्छे से खाना खाते हैं। सभी के खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रीति रसोई में बर्तन धोने गई थी। प्रीति बर्तन साफ कर रही थी, पीछे से रोहन आता है। प्रीति हमें माफ़ कर दो, मम्मी अभी हमसे थोड़ा नाराज़ है, इसीलिए शायद ऐसे बात कर रही थी। तुम उनकी बात का बुरा मत मानना। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब शांति से उनसे इस बारे में बात करूंगा मैं कि तुमसे ऐसा बर्ताव ना करें। अरे आप इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? कोई परेशानी नहीं है। अभी मम्मी जी को थोड़ा समय चाहिए, धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रीति, सब कुछ समझने के लिए। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रीति घर का सारा काम करती है। अब रात को जब खाना बनाने का समय आता है, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? मूली की भुजिया बना दे, लेकिन याद रहे उसके अंदर भर भर के मिर्च होनी चाहिए। उसके साथ में सूखी लाल मिर्च की चटनी भी सिलबट्टे पे पीस देना। जी ठीक है मम्मी जी। शांति और उसके परिवार को थोड़ा तीखा खाने की आदत थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ज्यादा तीखा खाने से उसके मुंह में अक्सर छाले हो जाया करते थे। उसे बचपन से ही ऐसी ही समस्या थी। अब देखना है कि फीका खाने वाली बहू तीखा खाने वाले ससुराल में कैसे एडजस्ट करती है। प्रीति रसोई में जाकर सबके लिए चटपटी मूली की भुजिया बनाती है और सिलबट्टे पर वो लाल सूखी मिर्च की चटनी पीस रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब दुनिया प्याज काटती है तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। लाल सूखी मिर्च कुटते देखकर तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसका मसाला मेरी आंख में न चला जाए। और हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा है। पहली बार सिलबट्टे पर चटनी पीस रही हूँ मैं। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ससुराल में। उसके बाद प्रीति खाना बनाकर सभी को खाना परोसती है। अभी उसने चटपटी सब्जी बनाई थी, जिसे खाकर शांति इस बार प्रीति को डांट नहीं पाती और बस चुपचाप खाना खाकर वहां से चली जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तुमने तो आज खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनाया था। मम्मी को ऐसा ही चटपटा खाना पसंद है और हम सबको भी। चलो कम से कम सबको खाना पसंद आया और मैंने तो सूखी रोटी ही खा ली। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अब हर रोज प्रीति इस तरह चटपटा खाना बनाया करती थी, लेकिन शांति सबसे कंजूस थी। घर पर सब्जी भी ढंग से लाकर नहीं देती थी। वो हर चीज में कंजूसी दिखाया करती थी। मम्मी जी घर में सब्जी खत्म हो गई है। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। और मम्मी जी बर्तन धोने के साबुन भी खत्म हो गया है। अरे थोड़ा तो देखकर इस्तेमाल करना चाहिए ना। 1 हफ्ते पहले ही तो लाई थी, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मम्मी जी साबुन बिल्कुल छोटा सा था और फिर उसमें पानी भी तो लगता है, गलकर जल्दी खत्म हो जाता है। बस आजकल की बहुओं को अपनी गलती नहीं माननी होती और बस बहस करनी होती है। इतना कहकर शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और बाजार जाकर सब्जी खरीदना शुरू करती है। अरे भाई, आलू कितने रुपए किलो हैं? और टमाटर और बाकी सब्जी का रेट क्या है? आंटी जी अभी तो आलू 10 रुपए किलो चल रहे हैं। टमाटर तो अभी 50 रुपए किलो हैं। बाप रे, टमाटर इतने महंगे हैं? बहुत महंगाई हो रही है। फिर तो 2 किलो आलू दे दो, आधा किलो टमाटर, 1 पाव फली कर देना। लेकिन मिर्ची आधा किलो, हरी मिर्च और आधा किलो लाल मिर्च कर देना। इतनी सी सब्जी लेकर शांति घर आती है और प्रीति को देती है। कम सब्जी देखकर प्रीति कहती है,
मम्मी जी, लेकिन ये सब्जी तो बहुत कम है, इतने में क्या हो पाएगा? इतने में बहुत कुछ हो जाएगा। ये आलू पूरे हफ्ते चलेंगे। आलू की पतली सब्जी बना देना। पता भी है महंगाई कहाँ पहुँच गई है, लेकिन तुम्हें कहाँ पता होगा, तुम तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हें थोड़ी ना कभी 1-1 रुपए का हिसाब किताब लेकर चलना पड़ता होगा। ये बात प्रीति को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। हरी मिर्च इसीलिए ज्यादा लेकर आती हूँ ताकि उसकी चटनी बनाकर हमें एक वक्त बिना सब्जी के ही खाना खा ले। कम से कम कुछ तो पैसे बचेंगे और कुछ तो गुजारा करना ठीक होगा। प्रीति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सब्जी लेकर वहां से चली जाती है और रात के खाने की तैयारी करना शुरू करती है। शांति के अनुसार उसे रात के खाने में सिर्फ हरी मिर्च की चटनी ही बनानी थी, इसीलिए वो सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉल में तो आज आप दोनों की सैलरी आ गई है, लाओ मुझे दे दो। रमेश और रोहन अपनी पूरी सैलरी निकालकर शांति के हाथों में थमा देते हैं। शुरू से ही सबकी सैलरी शांति ही लिया करती थी और अपने हिसाब से ही घर का खर्च चलाती थी। अब जाकर थोड़ा सुकून मिल रहा है, वरना शादी में इतना खर्चा हो गया कि बस पूछो मत। अब हमें थोड़ा सा हाथ टाइट करके काम करना होगा। ऊपर से सर्दी भी आ गई है, सर्दी में तो और भी बहुत खर्चे हो जाते हैं। कोई बात नहीं भाग्यवान, हमने पूरी जिंदगी एक एक पैसा बचाकर ही समझदारी से काम किया है, लेकिन अब तुम्हें भी इतनी सख्ती नहीं रखनी चाहिए, खासकर खाने पीने में तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में बहू भी आ गई है, कभी उसके लिए जो उसको खाने का मन करे वो ला दिया करो, और घर में साग सब्जी और फल फ्रूट भी थोड़ा अच्छे से लाया करो। हाँ बिल्कुल, महारानी के लिए पूरी सैलरी एक दिन में ही उड़ा देती हूँ ना, फिर बैठे रहना पूरे महीने टुकुर टुकुर देखते हुए। अरे सब कुछ सिस्टम से ही चलना होता है, ऐसा नहीं कि लापरवाही में सब कुछ 1 मिनट में उड़ा दो। आज तक इतनी सख्ती से काम किया है तो ही पार लगी है तुम्हारी। बच्चे पढ़ लिख गए, लड़के की शादी हो गई और अभी रिया की शादी तो बाकी है। शांति के फटकारने के बाद उसके आगे कोई नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ प्रीति सबके लिए खाना लगा देती है और सब चटनी के साथ तो आराम से खाना खा लेते हैं, लेकिन रोहन देखता है कि प्रीति से खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। सभी के सोने के बाद कमरे में अरे प्रीति चलो मेरे साथ। इतनी रात को कहाँ, और बाकी सब तो सो गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो, और भला कैसे खा पाओगे। चलो हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाकर आते हैं। रोहन सबसे छिपकर प्रीति को बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है। प्रीति अपना सारा फेवरेट खाना ऑर्डर करती है और बड़े मजे से खाना खाना शुरू करती है। अरे 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 जरा आराम से खाओ, कैसे बच्चे की तरह खा रही हो। और क्या करूं, इतने दिनों बाद अपना पसंद का खाना खाने को मिला है, वरना घर पर तो वही तीखी सब्जी मिलती है या फिर चटनी ही खाने को मिलती है। लेकिन रोहन, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ माय डियर वाइफी, मैं भला तुम्हारी किसी बात का बुरा मान सकता हूँ क्या? पूछो क्या बात है। मम्मी जी इतनी ज्यादा कंजूस स्वभाव की क्यों है? मेरा मतलब है कि बचपन से ही ऐसी ही है क्या? दरअसल हमारी फैमिली में इकलौते मेरे पापा ही थे, खास कमाने वाले, और उस समय उनकी कुछ खास सैलरी भी नहीं थी। हमारे मम्मी पापा चाहते थे कि हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, एक अच्छे स्कूल और कॉलेज में, तो पापा ने हमें बचपन से ही अच्छे स्कूल में डाला था, और इन दोनों ने हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी हर इच्छा का गला घोंट दिया। ये बात सुनकर प्रीति को थोड़ा बुरा लगता है। पापा सैलरी लाकर मम्मी को देते और मम्मी हर चीज में 1-1 रुपया बचाकर हमारी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती थी। मुझे आज भी बचपन के दिन याद है कि मम्मी अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती थी, लेकिन हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी। फिर तो मम्मी जी अपनी जगह बिल्कुल सही है, उन्हें पता है कि किस तरह घर चलाना होता है। खाना खाकर दोनों घर वापस चले जाते हैं। सब जानने के बाद और उससे पहले भी प्रीति के मन में शांति के लिए कोई द्वेष नहीं था। शांति भी बस प्रीति से नाराज थी कि उसके बेटे ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इस तरह समय गुजर रहा था। रोहन के पीछे से शांति प्रीति के साथ और ज्यादा खराब व्यवहार करती थी और उससे ज्यादा काम भी करवाती थी। घर को जरा ठीक से साफ कर। मैं जानती हूँ मायके में तो तूने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन ये तेरा ससुराल है, यहाँ काम तुझे ही करना होगा। अक्सर शांति प्रीति को खड़ी खोटी सुनाती। मैं तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब घर पर शांति कंजूसी की वजह से सस्ती सब्जी लाकर देती और कभी फल फ्रूट भी नहीं लाती थी। यार फिर से तीखा खाने की वजह से मेरे मुंह में छाले हो ही गए। बस ये छाले की ही दिक्कत है, वरना मुझे भी तीखा खाने में कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं मुझे इतने छाले क्यों होते हैं। अब सर्दी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए शांति अपनी पड़ोसन शीला के साथ शॉपिंग करने जाती है। चल वहाँ सेल लगी है, वहाँ से कपड़े खरीदते हैं। दोनों भीड़ में धक्का मुक्की करके सेल में बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं और जब रास्ते में घर वापस आ रही थी। अरे हाँ शांति, हम तो तेरी बहू के लिए कपड़े लाना ही भूल गए।
अरे अभी सेल में इतने सारे कपड़े खरीदे तो हैं। ओह शांति, तू अपनी नई नवेली बहू को सेल के कपड़े पहनाएगी? और क्या, जब हम खुद सेल के कपड़े पहन रहे हैं तो क्या उस महारानी के लिए कोई अलग से हीरे सोने के कपड़े बनवाऊंगी? फिर भी बहू कहाँ ही पहनती है सेल के कपड़े। नहीं पहनेगी तो जाकर अपने मायके से ले आएगी, वैसे भी बहुत अमीर है। लेकिन हमारा इतना बजट नहीं है। रहने दे, अब तो तेरा घर भी फल फूल रहा है। माना कि पहले शक्ति बहुत जरूरी थी, कमाने वाला तेरा पति अकेला था और घर में खर्च बहुत थे, पढ़ाई से लेकर हर चीज तक। लेकिन अब तो घर में कमाने वाले 3 और खर्चा भी बहुत कम हो गया है। जरा बुद्धि पर जोर दे। शीला को समझाने का शांति पर तिनका भी भर असर नहीं होता। घर आकर वो सेल के कपड़े प्रीति को देती है। जब सब सेल के कपड़े पहनते हैं तो किसी को छोटे होते हैं तो किसी को बड़े। इतना छोटा स्वेटर मम्मी, मुझे तो फिट भी नहीं हो रहा। कितनी बार कहा है कि सेल के कपड़े मत लाया करो। और मुझे तो ये 2 साइज बड़ा है। देखा, भलाई का जमाना ही नहीं है। आजकल किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करो और ऊपर से गाली सुनो। एक तो इतने अच्छे कपड़े लाई हूँ, ऊपर से कमी निकाल रही हूँ। पहनना है तो पहनो, नहीं तो और कपड़े नहीं आएंगे। ठंड में मरो नहीं तो। गुस्सा होकर शांति वहाँ से चली जाती है। माफ करना भाभी, मम्मी का शुरू से ही कुछ ऐसा हाल है। अरे रिया, चिंता मत करो, मुझे मम्मी जी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। वैसे भी आजकल ओवर साइज कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है तो मुझे ये ठीक लग रहा है। अब अगले दिन प्रीति बाहर गार्डन में साफ सफाई का काम कर रही थी। तब शीला उसे देखती है कि उसने सेल से लाए हुए कपड़े पहने हैं। जब दोपहर में शांति धूप में बैठने शीला के पास जाती है। सच में मानना पड़ेगा, तेरी बहू बहुत ही अच्छी है। तेरे सेल से लाए हुए कपड़े पहन लेती है और एक मेरी बहू को देखो, मुझे खरी खोटी सुनाती है और अपने लिए सबसे महंगे कपड़े लेकर आती है। तू नसीब वाली है कि ऐसी बहू मिली। अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति को अंदर से तो अच्छा लगता है, लेकिन वह जताती नहीं। अरे कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। और बता। उसके बाद दोनों आगे बात करती हैं। दिन गुजर रहे थे। शांति की कंजूसी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को चक्कर आ रहे थे। तब डॉक्टर को बुलाया जाता है। बधाई हो आप सभी को, आपकी बहू गर्भवती है और दूसरा महीना कब का लग चुका है। लेकिन इन्हें बहुत सावधानी की जरूरत है, इस समय थोड़ा रिस्की होता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। ये सुनकर सबको बहुत खुशी होती है, लेकिन शांति प्रीति का ठीक से ध्यान नहीं रखती है और वो यूं ही तीखा खाना ही खाती है, जिसकी वजह से प्रीति ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी और घर का सारा काम करती थी। प्रीति के शरीर में कमजोरी हो रही थी। 2 दिन से मेरे पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद ऐसे ही हो रहा होगा। प्रीति के पेट में दर्द होता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से एक हादसा हो जाता है। एक दिन प्रीति के पेट में बहुत दर्द होता है और उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ ब्लीडिंग होती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। अभी 5 दिन पहले ही तो आपने हमें खुशखबरी सुनाई थी और इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। शुरुआत के 3 महीने बहुत रिस्की होते हैं। अभी हमें पेशेंट को संभालना होगा। अस्पताल में रहने के बाद जब प्रीति घर आती है तो वो किसी से बात नहीं करती। वो सदमे में थी। उसकी ऐसी हालत देखकर शांति को बुरा लगता है और वो उसके कमरे में जाती है। बेटा खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। ये सब कुछ पता चलने पर प्रीति के घर वाले दौड़ आते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रख सकती थी तो हमें पहले ही बता देती। डॉक्टर ने बोला कि प्रीति काफी समय से तीखा खाना खा रही थी, जबकि उसे बहुत परेशानी होती है तीखा खाना खाने से। उसके पेट में अल्सर तक होने के चांसेस हो सकते थे। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं सब्जी में एक्स्ट्रा मिर्च डलवाती थी, मुझे लगा सिर्फ 1-2 मिर्च की बात है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ नॉर्मल रखा है, लेकिन मैं आपकी फितरत अच्छे से जान गई। एक जान खतरे में चली गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी से आपको इतनी परेशानी होगी कि आप उसके साथ ऐसा करेंगी। मैं आज इसी वक्त अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। आज के बाद हमारी बेटी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है और हमारी बेटी भी अब यहाँ पर नहीं रहेगी। चलो बच्चे मेरे साथ। प्रीति के घर वाले गुस्से में उसे वहां से ले जाते हैं। मम्मी, प्रीति ने हमेशा आपके सारे ताने खुशी खुशी सुने, लेकिन आपने उसको कभी अपना नहीं समझा। आज इसीलिए उसकी ऐसी हालत हुई है। आपको अपने गुस्से को साइड में रखकर उसका ध्यान रखना चाहिए था, इसीलिए ना चाहते हुए भी गलती आपकी ही है। इतना सब होने के बाद शांति को अपनी गलती का एहसास होता है और जब पहले दिन वो माफी मांगने उनके घर जाती है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। प्रीति मेरी बेटी जैसी है, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। लेकिन प्रीति के घर वाले उसे वहां से भेजने से मना कर देते हैं, लेकिन शांति हार नहीं मानती। हर रोज प्रीति से माफी मांगने जाती
और उसका हालचाल पूछने जाती। जब प्रीति ठीक हो जाती है और सदमे से बाहर आती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से खाना खाना। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। शांति जाने लगती है और प्रीति उसे रोकती है। मम्मी जी, क्या आज आप मुझे अपने साथ जाने को नहीं कहेंगी? इतने दिनों बाद प्रीति ने आज शांति से कुछ कहा, जिसे देखकर शांति की आंखें नम हो जाती हैं। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल कहूंगी, वो घर तुम्हारा ही है और तुम्हारे बिना सूना है। आखिरकार प्रीति जाने के लिए मान जाती है। इस बार हमारी बेटी का ध्यान अच्छे से रखना। मैं जानती हूँ इसमें आपकी इतनी गलती नहीं है, जो होना होता है सो हो जाता है, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि प्रीति को कभी एक भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इस आश्वासन के साथ शांति प्रीति को लेकर घर आ जाती है और अब वो अपनी मर्जी ना चलाते हुए अपने पुराने उसूलों को बदलकर घर को अच्छे से संभाल कर रखती है, जिसमें नए तरीके से घर को चलाने में प्रीति का बहुत बड़ा योगदान होता है।